नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई सीजीएल के एग्जाम में अब 1 महीना भी नहीं बचा है। यह समय है खूब मॉक लगाने का। और आपको पता है हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं फ्री, जिससे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। वैसे लाइव टेस्ट तो बहुत सारे आते हैं, पर हमारे टेस्ट की क्वालिटी टॉप नॉच होती है, मैथ्स की भी, रीजनिंग वाले सेक्शन की भी, ओवरऑल भी। और मेरे भाई इसलिए सबसे ज्यादा अटेम्प्ट आते हैं। 60-70 हजार बच्चे वहां पर हर हफ्ते टेस्ट लगा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही सीरियस बच्चे हैं जो 40 लाख में से हम छट के निकाल सकते हैं। 40 लाख में से 60-70 हजार पढ़ाई करने वाले, बाकी सब कचरा फॉर्म भरने के लिए है। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम मेरे प्यारे भाई 12-13 जुलाई का सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए जो लाइव टेस्ट रहा है एप्लीकेशन पर, उसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। ऐसे तगड़े सवाल, नए सवाल, रेलेवेंट सवाल मेरे प्यार भी, फंसाने वाले सवाल, कुछ सीखने लायक सवाल आपको किसी दूसरे मॉक में नहीं मिलेंगे। ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग। सब बच्चे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, हर सैटरडे संडे कराते। इससे पहले हम 8 लाइव टेस्ट करा चुके हैं, 9वां लाइव टेस्ट है। एनटीपीसी का भी करवा रखा है। देखो एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट तो लगाओ क्योंकि एप्लीकेशन वेबसाइट पर फ्री है। लेकिन आप हमारी एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल मेरे प्यारे भाई। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, पावर प्रैक्टिस 2.2। इसमें आपको 30 इसी तरह के शानदार क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेंगे। डेली एक एक लगाओ मेरे भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी मेरे प्यारे भाई मॉक टेस्ट हैं मैंने सब सॉल्व कराए, और यहां पे हर एक ये प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे दोस्तों, है ना। इस प्लेलिस्ट में आप पिछले मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं जो हर वीक कराते हैं। आ जाइए मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो। पहला ही सवाल आपके सामने खुलेगा, प्रीवियस ईयर त्रिकोणमिति का। साइन प्लस कॉस 1.4 है, तो आपसे पूछा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब कोसेक इंटू सेक कैसे आएगा, साइन इंटू कॉस भी आ जाए तो बात बन जाएगी। स्क्वायर भाई दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। 1.4 का मतलब क्या होता है, 7/5, 14/10, 7/5। अगर मैं यहां पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो आप ये बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7/5 का स्क्वायर 49/25। आप बोलोगे यस सर, तो 1 उधर चला जाएगा। 2 साइन थीटा 49/25 में से 1 घटाएंगे 24/25। ठीक है भाई, 2 से 24 आपका 12 बार कट गया। साइन कॉस को शॉर्ट में लिखा करो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया जी 12/25, ये आ गया। लेकिन ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। पहली बात तो ये स्क्वायर है, और ये साइन इंटू कॉस का उल्टा ही तो है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर साइन इंटू कॉस 12/25 है, तो कोसेक इंटू सेक आएगा 25/12, और ये इसका स्क्वायर है मेरे भाई। तो 25/12 का स्क्वायर, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में 625/144। बेहतरीन लेवल का सवाल मेरे प्यारे भाई। आइए अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल है ये, देखो पटवारी के पेपर का सवाल मैंने आपके मॉक टेस्ट में डाला। एक ट्रेडर जब एक बुल को 25% लॉस पर बेचता है, कैमल को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे ना गेन होता है ना लॉस होता है पूरे ट्रेड में। अगर वो बुल को 10% लॉस में, कैमल को 20% प्रॉफिट में बेचे, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। देखो मेरे भाई, सीपी का रेशियो आ जाएगा। जब बुल को 25% लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है, और कैमल को बेचा जाता है 15% प्रॉफिट में, तो पूरे व्यापार में ना प्रॉफिट होता ना लाभ होता, यानी कि 0% पे सिमट जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगा के सीपी का रेशियो आता है मेरे भाई, 15 में से 0 घटाएंगे 15, और ये 0 में से -25 25। ये बुल और कैमल के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया। 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। तो बुल और कैमल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:5 है। और बेसिकली मुझे यही चाहिए था, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सीपी का ही रेशियो चाहिए। अब यहां पे एक और सवाल मिला दिया, अगर वो बेल को 10% लॉस पर बेचता है, कैमल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है कैमल को, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो गया, यानी कि दोनों पे मिलाकर, बुल प्लस कैमल व्यापार में कुल दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हानि हुआ, कैसे निकालेंगे, डेविएशन पे। भैया कितना लॉस हुआ, 3 का 10%, माइनस का 30, कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का 20% यानी कि 100। तो 100 माइनस 30 70% का, कितने के समान पर, 3 और 5 8 के समान पर बटे 8।
तो 8 अट्टे 64 है भाई, ये आ जाएगा ए ऑप्शन 8.75। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आसान सवाल, बताओ। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण की भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं 13 और 84 हैं। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे। मान लीजिए कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण बनाने वाली भुजाएं 13 और 84 हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सर्कल है, इस सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। इनस्क्राइब मतलब ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से एक सर्कल है जो तीनों साइड को टच करेगा। इस सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। 13, 84, 85 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 13, 84, 85 उतना फेमस नहीं है, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाए तो इसकी इन रेडियस अंत्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला P + B - H/2। तो 13 - 1 12/2 6 आ गया भैया आंसर। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। बिल्कुल बेसिक सवाल डालें। सवाल नंबर 4 देखेंगे टेक्नीशियन का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है। इट इज सोल्ड फॉर 634.8 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% और मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए XX% के और फाइनली इसको 634.8 में बेचा गया। कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस से 20% कम है। अगर आर्टिकल को 2X% के सिंगल डिस्काउंट पे बेचा जाए सेम मार्क प्राइस पर, तो गेन क्या होगा? पता चल गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एक्स निकालना है। देखो, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 750 750 रुपीज। अगर वस्तु पर X% की 2 लगातार छूट दी जाए तो 2 लगातार छूट देने के बाद उस आर्टिकल को 634.8 रुपए में बेचा जाएगा। यह मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है 2 बार डिस्काउंट देने के बाद। जब आपने X% की 2 लगातार छूटें दी हैं, है ना, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए तो क्या रेशियो होगा मेरे भाई? डेसिमल से 0। ठीक है, 3 से कटेगा मेरे दोस्तों 25 और 3 से कटेगा मेरे दोस्तों ये आपका 2116। नीचे अंडर रूट आ गया तो ऊपर भी बनेगा 50 और 2116 का क्या आ जाएगा मेरे प्यार भी? 46। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये हो जाता है। यानी कि 50 का सामान 46 में बिकेगा तो कितना डिस्काउंट हो गया? 4 का। किस पर? 50 पर, 8%। यानी कि एक्स की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 8% के बराबर आ गई। बताओ कितनी बढ़िया बात है। अब बोला है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है। जैसे मार्क प्राइस 750 रुपए है तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई? निकालना पड़ेगा। 750 का 20% होता है 150। 750 से 150 कम करेंगे तो सीपी आ गया 600 रुपए। बोला मार्क प्राइस पर 2X% की सिंगल छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? देखो भाई, अगर मार्क प्राइस पर 2X% की सिंगल छूट दोगे, जैसे यहां पे मार्क प्राइस 750 रुपए है, अब 2X कितना आएगा? अगर X का मान 8% है तो 2X आ जाएगा 16%। अगर 16% का सिंगल डिस्काउंट दोगे सामान कितने बिकेगा? 100% पे अगर 16% का डिस्काउंट दोगे तो सामान 84% में बिकेगा। 84% यानी कि 0.84% में बिकेगा। ये रेशियो होगा मेरे भाई। ये रेशियो होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 150 पंजे, 150 चौका, डेसिमल से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 100 और 4 से 21, यानी कि अल्टीमेटली 100 रेशियो 105 आ जाएगा। सीपीएसपी का रेशियो ही प्रॉफिट निकाल के देता है। 100 का सामान 105 में बिकेगा तो 5% का प्रॉफिट हो। 5% सी ऑप्शन है ना भाई। तो ये बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी जबरदस्त मिलेगी आपको हमारे मॉक में। एक आयत का परिमाप 206 है, उसका एरिया 2640 है, तो डायगोनल बताओ। आयत का परिमाप होता है मेरे भाई लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। ये 206 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई यहां से कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। अब एरिया यहां पे दे रखा है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आ जाएगा मेरे भाई 2640, 2640 ये आ जाएगा। क्लियर है? सवाल में आपसे पूछा है विकर्ण डायगोनल ज्ञात करें। बताइए मेरे भाई डायगोनल क्या है? देखो, आप इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हो, आपने इसका स्क्वायर भी करके भी कर सकते हो और ट्रिपलेट भी खोज सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक आयत बनाते हैं मेरे हिसाब से, तो ट्रिपलेट मुझे दिख गया, आपको दिख गया क्या इतनी देर में? ट्रिपलेट ये होता है डायगोनल। यानी कि डायगोनल 90 डिग्री के सामने बनेगा, है ना। सब कुछ इंटीजर में तो ट्रिपलेट सेट होना चाहिए।
79 हाइपोटेनस का कोई ट्रिपलेट नहीं है, 67 का नहीं है, 83 का नहीं है, 73 का है बेटा। 73 अगर डायगोनल बनता है तो ट्रिपलेट होता है 48 55 73। 48 55 73 ट्रिपलेट होता है। 48 प्लस 55 क्या हो रहा है मेरे भाई? 90 और 13 103। सेट हो गया मेरे दोस्तों, मेरा तो भैया बात बन गई। 48 गुणा 55, 55 मतलब 11 का मल्टीपल बिल्कुल है, सही एकदम। ये 48 55 73 का ट्रिपलेट हो रहा है। पेरीमीटर यहां पे 48 प्लस 55 103 हो रहा है। 73 आपका डायगोनल है। आंसर आ गया सी ऑप्शन। ट्रिपलेट गेसिंग सबसे बढ़िया। आगे चलेंगे। एक सर्कल चतुर्भुज एबीसीडी की साइड को अंदर से इंटरनली टच करता है। एबी बीसी सीडी डी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, जैसे मान लो सर्कल है और ये सर्कल जो है चतुर्भुज की साइड को अंदर से टच करता है, ये ए बी सी डी। तो नियम ये होता है कि आमने सामने की भुजाओं का सम, ये सर्कल जो चतुर्भुज की भुजाओं को अंदर से टच करता है, आमने सामने की साइड का सम बराबर होगा। अब जैसे यहां पे ए बी की लंबाई 7.8 बोल रखी है, सी डी की लंबाई 5.3 बोल रखी है, और आपसे बोला है बीसी की लंबाई ये 9.6, डीए की लंबाई पूछी है। तो इनका सम क्या आएगा मेरे भाई? 13.1, 7 5 12 13.1। इनका सम भी आना चाहिए। 13.1 में से 9.6 घटाएंगे, एंड में आएगा 5, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाओं का सम इक्वल कर दिया, बस कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आ जाइए। x प्लस 1/x 4 है, तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल बनाया। देखो हमने 10 पे आपने कोई सवाल देखा नहीं होगा पावर 10 पे, पर हम तो बेटा क्रिएटिव आदमी हैं? अगर x प्लस 1/x 4 है तो देखो 10 निकालना है तो पहले पावर 5 निकालो। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालते हो? किसका स्क्वायर हो जाएगा? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 यानी कि x³ प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1/x, माइनस एक्स प्लस 1/x। क्या आप मेरी बात को समझे? ये कंसेप्ट होता है। अब x प्लस 1/x 4 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? k³ माइनस 3k, 64 माइनस 12 52। x प्लस 1/x 4 है तो x² प्लस 1/x स्क्वायर, k² माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, और माइनस x प्लस 1/x 4 है। तो चलो ये तो आसानी से निकल गया। 728 में से 4 घटाएंगे 724। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 विद इन सेकेंड आएगा 724। अब पावर 5 का स्क्वायर कर दो। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 आ जाएगा। फिर से फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2, 724 का स्क्वायर माइनस 2। हालांकि 4 का स्क्वायर 16 है, 16 में से 2 घटाएंगे यानी कि एंड में 4 आएगा। ये यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, खेल खत्म। ऐसी ऑप्शन मैंने सेट किए थे। ठीक है, 6 माइनस 2 4 यूनिट डिजिट आएगा। अगला, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 11 20 और x है। x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। देखिए x का जो मान है वो अदर टू साइड के अंतर 20 माइनस 11 9 से बड़ा होगा, 20 प्लस 11 31 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए, 9 से जस्ट बड़ा मेरे भाई। मिनिमम जो इंटीजर है 10 है। पूछता x का मैक्सिमम इंटीजर मान क्या होगा? 30 आ जाता, क्योंकि x का मान 31 से छोटा होना चाहिए। 31 से छोटा पूर्णांक 30। यदि छूट 25% से घटाकर 15% कर दी जाए तो सेलिंग प्राइस पर लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो पटवारी आपने तो नहीं किए होंगे, पटवारी के सवाल मध्य प्रदेश पटवारी का कौन कर रहा है एसएससी वाला, पर उसमें जो बढ़िया सवाल है वो तो मैं मॉक टेस्ट में डाल के आपसे करवा लूं। छूट 25 से घटाकर 15% कर दी जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा सेलिंग प्राइस पर? देखिए छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। मैंने मान लिया कि जैसे मार्क प्राइस 100 है, 100 तो पहले छूट थी 25%, 100 पे 25% की छूट थी तो सेलिंग प्राइस था 75 मेरे प्यारे भाई। अब घटाकर 15% कर दी, 100 पे 15% की छूट है तो अब सेलिंग प्राइस हो गया 85। यानी कि पहले सामान 75 में बिक रहा था, अब सामान 85 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट 10 रुपए बढ़ गया। लेकिन पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ा, और बेस सीपी नहीं लेना, सेलिंग प्राइस पर लेना है, कि सीपी पता ही नहीं है यहां पर। तो सेलिंग प्राइस 75 पर आपका प्रॉफिट 10 रुपए बढ़ गया, जो कि कितना होता है 5 दूनी 10 और ये 15, 2/15 आ गया। 1/15 6.66%, 2/15 होता है दुगुना 13.33%, 2/15 13.33%। बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 10, इस डायग्राम में EF 4 है, BC 2 है, तो आपसे पूछा शेडेड
रेक्टेंगुलर रीजन यानी कि रेक्टेंगल है। बताइए जी कैसे करेंगे, हमेशा पाइथागोरस लगते हैं इस सवाल में हमेशा। भैया ये आपको जो दिया गया है, ये क्वाड्रेंट दिया गया सर्कल का, मैंने मान ली कि भैया इसकी रेडियस आर है, मैंने इस क्वाड्रेंट की रेडियस को क्या मान लिया, आर। जब तक रेडियस नहीं पता करोगे सवाल नहीं होने वाला, ठीक है बच्चे। अब बताओ, तो भैया ये भी क्वाड्रेंट की रेडियस यहां से यहां तक, सेंटर से परी तक की दूरी। अब ये 2 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से तक, r-2, r-2। भाई ये भी रेडियस है यहां से यहां तक r, ये 4 है तो कितना बचा, r-4, r-4। इसके सामने ये भी r-4 ही होगा, ये भी r-4 ही होगा। आप बोलोगे सर, तो यहां तो मेरे भाई पाइथागोरस लगनी चाहिए। ये साइड r-2 है, ये r-4 है, r है। ये साइड मेरे दोस्तों, एक साइड r-4 है, एक r-2 है, 90 डिग्री के सामने r है। और आपको दिखना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2-2 का गैप। एक ही ट्रिपलेट है समांतर श्रेणी में 3, 4, 5, यहां पे 2-2 का गैप है तो दुगना 6, 8, 10 और कुछ हो नहीं सकता। 6, 8, 10 के अलावा रेडियस यहां पे 10 होगी, 10-2 8, 10-4 6। जहां भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में भुजाएं एपी में दिखे 100% 3, 4, 5 ट्रिपलेट ही लगता है। यानी कि ये दोनों साइड, ये तो मेरे प्यारे भाई 6 आ गई और ये साइड 8 आ गई। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 48। देखो कितना बढ़िया सवाल डाला मैंने, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 11वां सवाल करेंगे। ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 121 मैंगो ट्री इन इक्वल रोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। आल्सो ही वांट टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री, यानी कि ओनली एक लाइन में मेरे दोस्तों एक ही टाइप का पेड़ हो, तो मिनिमम कितनी उसे पंक्ति बनानी पड़ेंगी। देखो मेरे भाई, एक आदमी जो है लाइन में पेड़ लगाना चाहता है, 66 सेब के, 88 केले के और 121 पेड़ आम के। एक लाइन में एक ही टाइप का पेड़ लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लाइन में आम और केला दोनों के लग गए। तो मिनिमम मेरे दोस्तों कितनी लाइन बनानी पड़ेंगी। मिनिमम लाइन कब बनेगी, जब हर एक लाइन में मैक्सिमम पेड़ लगाए जाएंगे। और मैक्सिमम पेड़ मिक्स नहीं करने, यानी कि इन तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एचसीएफ सारा को देख के पता लग गया मेरे भाई, 11 आएगा एचसीएफ, क्योंकि ये 11 के पहाड़ा है मेरे दोस्तों। यानी कि हर लाइन में मैक्सिमम 11 पेड़ लगाओ। 66 सेब के लगाने हैं तो मेरे भाई कितनी लाइन बन जाएंगी, 6 की 6। केले के पेड़ की कितनी लाइन बन जाएंगे, 88/11 8। और आम के पेड़ की 121/11 11। तो 8 से 14 11 25 आ जाएगा मेरे भाई। मिनिमम 25 लाइन बनानी पड़ेगी। आइए अगला सवाल देखो, ये भी पटवारी के पेपर का सवाल है। x की पावर a² बट x की पावर b² बराबर x की पावर 171। a प्लस b 19 है, a माइनस b बताओ। देखो बेस सेम है, x का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो x की पावर a² माइनस b² बराबर x की पावर 171। यही हो गया बेटा। अब बेस सेम है मेरे दोस्तों, दोनों बराबर हैं तो बेटा पावर भी सेम होगी। a² माइनस b² 171 है, a प्लस b 19 है। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b 19 इंटू a माइनस b 171। तो 19 निम्मा 171। बताओ कितना आसान सवाल था। a माइनस बी आपका 9 आ गया। ठीक है भाई, भारत में कोई भी पेपर होता है ना, केरला में भी पेपर हो रहा है, तो उसके सवाल मेरे सिस्टम में टाइप होकर आ जाते हैं। इतना तगड़ा नेटवर्क बना रखा है मैंने, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन सबसे बड़ा जो किसी और मास्टर के पास नहीं, और सॉल्यूशन एक से एक, क्योंकि हम दिन भर यही काम करते हैं। बहुत बड़ा रिसर्च वर्क होता है। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 13 करो। एक बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका आयतन 8792 घन सेंटीमीटर है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया सवाल। ये पाई का मान बोला है ना, 3.14 लेना है, 3.14 बोलना है। 22/7 नहीं है, 11 का मल्टीपल मत चेक करने लगा, गलत हो जाएगा कि पाई का मान 22/7 है ही नहीं, 3.14 लेना है। देखो भाई, वॉल्यूम दिया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में शायद ना पता हो, सिलेंडर के वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। अगर मुझे रेडियस पता लगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। रेडियस पता लग जाएगी। यहां पे बेलन के आधार की परिधि दे रखी है। बेलन का बेस होता है सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr, पाई का मतलब 3.14। रेडियस यहां पे r है और ये दे रखी है 62.8। तो ये तो 6.28 से 62.8 10 बार कट गया, रेडियस तो 10 आ गई, खेल खत्म हो गया। बस यहां वैल्यू रख दो। वॉल्यूम कितना है, 8792 बराबर 1/2 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है इंटू रेडियस 10।
तो 8792 का दुगना फिर 10 से भाग देंगे, यानी कि एंड में आएगा 4। ये रहा यूनिट डिजिट बी ऑप्शन। देखो पहले ये 2 जो है मेरे दोस्तों इधर गुणा में चला जाएगा, फिर ये 10 इधर भागा में आ जाएगा, है ना। तो आप ये चीज देखा करो मेरे दोस्तों। ये आपका बनेगा जी कर्व सरफेस एरिया, तो 2 दूनी 4, एंड में तो 4 ही आएगा ना, और एक डेसिमल लग जाएगा, खत्म हो गया। आगे आ जाइए भाई, सवाल नंबर है 14 रेशियो का। एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई वेरीज इनवर्सली है जेड, ठीक है। एक इन पर्टिकुलर केस एक्स 1/16 है, जेड 1/32 है। तो पूछा है बताओ एक्स का मान क्या होगा जब जेड 3 है। मुझे यानी कि एक्स और जेड में रिलेशन निकालना है। अब जैसे सवाल ये बोला है एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वाई जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई जो है जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/y क्या आ जाएगा जेड, वाई जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। तो यानी कि जो एक्स का रेशियो होगा वही जेड का रेशियो होगा सेम। एक्स 1/16 है तो जेड 1/32 है, तो आधा नहीं हो गया। एक केस में अगर एक्स 1/16 है तो मेरे प्यारे भाई जेड 1/32 है। ऐसे देख लो ये 1/32 का दुगुना है, जेड का दुगुना एक्स है। तो अगर जेड 3 है तो जेड का दुगुना आपका एक्स आपका 6 हो जाएगा। ये आंसर आ गया भैया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेम रेशियो। यहां 1/32 है तो एक्स 1/16 डबल हो गया, जेड 3 है तो एक्स डबल होना चाहिए 6, रेशियो सेम होना चाहिए मेरे भाई, ऐसे सोचो। सवाल नंबर है 15, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का सवाल। यह सवाल मैंने जानबूझ के डाला और यही वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो सबसे कम बच्चों ने ठीक किया मॉक में। ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। जो मैं टेक्निक बताऊंगा विश्व प्रसिद्ध नहीं है, बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगी। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में खोज के नहीं निकाल सकते जो मैं बताऊंगा, बिना वेरिएबल माने। 3 रनर अमन, रमेश और नरेश एक रेस दौड़ते हैं। विद अमन फिनिशिंग 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश। अमन जो है रमेश से 48 मीटर आगे और नरेश से 68 मीटर आगे रेस खत्म करता है। देखिए 3 लोग रेस में दौड़े 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 दौड़े। मान लो मेरे प्यार भी रेस यहां खत्म होती है, तो रेस जो है मेरे भाई कौन जीता, अमन। अमन जो है बोला है रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, अमन जो है ऊपर लिखते हैं, हाँ, अमन जो है मेरे प्यार भी रमेश से 48 मीटर आगे रेस खत्म करता है, ओके। और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है, नरेश से 68 मीटर आगे, यानी कि ये डिस्टेंस है 68 मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अमन ने रेस जीती, रमेश से 48 मीटर आगे रहा है और नरेश से 68 मीटर पीछे, यानी कि रमेश 48 मीटर से हार गया और नरेश 68 मीटर से हार गया, अमन जीत गया। इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ, सेम लंबाई की एक दूसरी रेस होती है। रमेश फिनिशेस 25 मीटर अहेड ऑफ नरेश, यानी कि इसी सेम लंबाई की जब दूसरी रेस होती है तो बोला है रमेश जो है नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है, यानी कि रमेश ने मेरे प्यार भी दौड़ पूरी करी और रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रह के दौड़ पूरी किया है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा रेस की लंबाई क्या है, एक तो वेरिएबल मान के हो जाएगा, माना रेस की लंबाई डी या एक्स है। सोचो देखो ये सेकंड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल 2 ही लोग दौड़ रहे हैं, रमेश और नरेश। अगर रमेश नरेश की स्पीड का रेशियो पता लग गया, अगर रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकंड केस से। अब पहले और दूसरे केस को कंपेयर करो मेरे भाई। देखो अमन रेस जीतता है, रमेश 48 मीटर पीछे और नरेश रह जाता है 68 मीटर पीछे। देखो ध्यान सुनिए, जब रमेश रेस पूरी करेगा, यहां से यहां पे आओ, जब रमेश रेस पूरी करेगा तो रेस पूरी करने के लिए रमेश को 48 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 48 मीटर। रेस खत्म करने के लिए मेरे भाई रमेश को यह डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पहुंचेगा 48 मीटर। नरेश पहले 68 मीटर पीछे था, नरेश अब जो है फिनिशिंग पॉइंट से 25 मीटर पीछे। पहले नरेश 68 मीटर पीछे था, फिनिशिंग पॉइंट से 25 मीटर पीछे, यानी कि 43 मीटर आगे बढ़ा। नरेश कितना आगे बढ़ा मेरे प्यारे भाई, 43 मीटर, 43 मीटर आगे बढ़ा। तो जितने टाइम में रमेश दौड़ पूरी कर गया 48 मीटर दौड़ के, सेम उतने ही टाइम में नरेश
43 मीटर आगे बढ़ा। पहले 68 मीटर से हार रहा था, अब 25 मीटर पीछे रह गया। 68 माइनस 25 43। तो सेम टाइम में मेरे प्यारे भाई रमेश 48 मीटर दौड़ता है, उतने टाइम में नरेश 43 मीटर दौड़ता है। ये उनको द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो है। सेम टाइम में जो डिस्टेंस होगी, सेम टाइम में जो डिस्टेंस होगी वही उनकी स्पीड का रेशियो भी आएगा, यानी कि इनकी स्पीड का रेशियो 48 रेशियो 43 आ गया मेरे भाई। रमेश और नरेश की स्पीड का रेशियो 48 43 आ गया। बताओ क्या करने के लायक नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो बच्चे। सेकंड केस देखता हूं। जब मेरे प्यारे भाई रमेश और नरेश दौड़ते हैं तो भैया रमेश रेस पूरी करता है, नरेश 25 मीटर से हार जाता है। तो भैया देखो मेरे भाई, सेम टाइम में रमेश ने तो पूरी रेस पूरी करी। अब मुझे पहले केस से कोई मतलब ही नहीं, इसको भूल जाओ भैया, ऐसे भूल जाओ जैसे कभी हुआ ही नहीं। तो दोनों केस को कंपेयर करना है। और नरेश आपका 25 मीटर से हार गया, तो सेम जितने टाइम में रमेश पूरी रेस दौड़ेगा उतने टाइम में नरेश इतना रह जाएगा 25 मीटर पीछे। तो मेरे भाई एक बार बताओ, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो, सेम टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। बताओ रमेश अगर 48 दौड़ेगा तो नरेश 43 दौड़ेगा। रमेश कितने से जीता? 5 मिनट से जीतेगा, जबकि रमेश जीत कितने से रहा है? 25 मीटर से। 5 किलो 25 मीटर है, 5 टाइम्स 25 गुना। रेस किसने पूरी करी है? रमेश ने। रमेश ने रेस पूरी करी है 48 मिनट, तो 48 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 240 मीटर। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर है ए। बेहतरीन सवाल है मेरे पैर भी, बता देना कि ऐसे होता है दोस्त। 16वां सवाल सीपीयू 2020 के पेपर का है। 1395 2247 3738 को एक दो अंकों की संख्या के से डिवाइड किया जाता है तो ईच केस में पी रिमाइंडर बचता है। 2k माइनस 3p का मान क्या है? भाई इस सवाल का ना आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इन तीनों को एक 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है। तो भैया वो नंबर कैसा आएगा? आप दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लो, दो दो का पेयर बना के। तो 2, 14 में से 9 गया 5 और 21 माइनस 13 8, 852। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1, 13 में से 4 गया 9 और 36 माइनस भाई 14, 1491। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई? 8 में से 5 गया 3, 13 में से 9 गया 4 और 6 3, 2343, 2343। आप लीजिए इनका HCF मेरे प्यारे भाई। आप इनका HCF लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेना है, फिर डिफरेंस का HCF लेने पर वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, लार्जेस्ट नंबर, जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगा। देखो मेरे भाई ये दोनों ऑड नंबर है तो HCF भी ऑड होगा, ये इवन है। और 852 4 से कट रहा है तो 852 में से 4 हटा लो, 213। 213 ऑड नंबर आया। 213 852 को डिवाइड कर रहा है, 1491 को डिवाइड कर रहा है 7 बार। 213 कम 213 बच गया कितना? 21। 213 कम 213 11 बार। 213 इन तीनों नंबर को डिवाइड करा, यानी कि 213 ही HCF है। यानी कि 213 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा पूछा ही नहीं, एक लेवल आगे बढ़ गया एग्जामिनर। दो अंकों की वह संख्या जिससे तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आए। 213 का मतलब होता है 3 से कट रहा है, 3 गुणा 71। 213 में एक ही 2 डिजिट नंबर आ रहा है 71, प्राइम है, आगे ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि 213 का एक फैक्टर 71 है। अगर आप 71 से भी इन तीनों को डिवाइड करोगे तो सेम ही रिमाइंडर बचेगा, यानी कि संख्या जो है k का मान 71 आ गया। बेहतरीन सवाल। हर केस में पी रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर लो। 1395 को आप 71 से भाग कर लो मेरे भाई, ठीक है जी। वैसे भाग करने के लिए ऐसे देखो, 71 का दुगुना क्या होता है? 104 1420 होता है। ये 1420 से 1395 25 कम है तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 25। या मेरे भाई 71 से डिवाइड करें, 71 जोड़ लेंगे मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा आपका यहां पे 46। 46 आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे जल्दी भाग हो जाता है। 71 का दुगुना होता है मेरे भाई 1420। 1395 को भाग करेंगे तो 25 कम आ रहा है ना। 25 कम नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव का आएगा 71 और माइनस 25 46 आ गया। तो k का मान 71 है। 71 का दुगुना 42 142 और p है 46, 46 का 3 गुना 138। तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा भैया। 4 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल भैया।
मजा आया ना करके। 6,76,000 को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2% ब्याज दर पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई? देखो 6,70,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज जो है, ब्याज की दर 2% पर एनम है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड टेस्ट बताना है 1 साल के लिए। ये सब कीवर्ड्स होते हैं। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 2% है, 6 महीने में 1% होगा, तो ब्याज मिलेगा 1 और 1 का सक्सेसिव। 1 + 1 + 1 गुणा 1/100 यानी क्या आएगा? 2 + 1/100 यानी कि 2.01% आपको सीआई मिलेगा मेरे दोस्त। खेल खत्म। कितने का? 6,70,000 रुपए का प्यारे भाई। 2.01% आपको ब्याज मिल जाएगा। अब परसेंटेज से 2 जीरो खटा, डेसिमल से 2 जीरो खटा, गुणा कौन करे? 7 एकम 7 इकाई का अंक मैच कर लो, ये रहा आंसर। ठीक है जी, आइए। tan + sec 7 है, थीटा एक्यूट है, साइन थीटा बताइए मेरे दोस्तों। tan + sec मत लिखो, ऐसे लिख लो sec + tan। ऐसे सवाल को देखते ही आपको अप्रोच पता लग जाते कैसे करना है। अगर sec थीटा + tan थीटा 7 है तो sec - tan कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/7। 1/7 आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 sec थीटा आ जाएगा मेरे भाई। ऐड करना होता है आपको। 7 + 1/7, 7 + 1/7 यानी कि 49 = 50/7। अब 2 से आपका 50 25 बार कट गया तो sec थीटा का मान आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 25/7। मैंने तो ट्रिपलेट भी गैस कर लिया, यहां पर लगेगा जो। sec का मतलब होता है मेरे दोस्तों हाइपोटीनियस बटे बेस। तो 7 24 25 पर ट्रिपलेट होता है तो लंब आपका 24 आ गया। ठीक है जी। साइन थीटा है, देखो यहां हिंदी में 5 साइन थीटा होगा। 5 साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि 24/25 ये आ जाएगा मेरे भाई। ओके, तो 5 × 5 = 25 यानी कि 24/5। 24/5 आंसर है ना। 5 साइन थीटा निकालना था। बात खत्म, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 19। By increasing the selling price of an article by 108, there now a profit of 14%, which was a loss of 13%. If the cost price of article is increased by 15%, at what rate should the article be sold to make a profit of 40%? 40% प्रॉफिट कमाने के लिए किस रुपए पर बेचना होगा, ये सवाल है। देखो 40% प्रॉफिट कमाने के लिए 140% में बेचना पड़ेगा। 140% का मतलब 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है, ये नहीं है। खेल खत्म हो गया। ऑप्शन से ही सवाल निपटाया जा सकता था, पर मैं ऐसे करा के मॉक 20 मिनट में खत्म कर दूं तो उसका कोई फायदा थोड़ना है। ऐसे तो मैं 3 मिनट में खत्म कर दूं मेरे भाई। मल्टीपल फल्टीपल से 20 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 3 मिनट में होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त समझाना भी जरूरी है, पूरा बताना भी जरूरी है कि प्रोसेस क्या है। जब हम सेलिंग प्राइस 108 रुपए बढ़ाते हैं तो पहले 13% का लॉस होता था, अब 14% का लाभ होता है। तो कितना डिफरेंस आएगा? 14 और -13 में 27% का डिफरेंस आएगा। 14 - 13 में, जबकि सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा है? 108 रुपए। 27% की वैल्यू 160, तो 1% की वैल्यू 4 आ गई। तो 100% की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा 400 रुपए। ये सीपी आ गया 400 रुपए। बात समझे? अब सीपी 15% बढ़ाया जाता है। 400 को 15% बढ़ाओगे तो सीपी कितना आ गया? 460 रुपए हो गया। ठीक है, 460 रुपए। क्लियर है? अब 460 पे 40% का लाभ कमाना है तो 460 का 40% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 184। ये आप इसमें ऐड कर देंगे मेरे भाई। तो 4 8 6 14 का 4 4 1 5 1 644 रुपए। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज कर ली मैंने, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 20। पाइप पे एक टैंक को 12 घंटे भर सकता है, भी 18 घंटे भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, एक लीकेज देखा गया जिससे पाइप के भरने का समय, टंकी भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि भरे हुए टैंक को लीकेज द्वारा खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। देखो ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है। जब तक लीकेज की एफिशिएंसी नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है जी। देखो पाइप ए 12 घंटे भर सकता है, बी 18 घंटे में। हालांकि 12 18 का रिश्तेदारी आंसर आना चाहिए, दिख रहा है मुझे। तो 12 18 कैल्शियम 36 हो गया। ये हमने टंकी कैपेसिटी मान ली। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 2 है।
अब आप मुझे बताओ, दोनों पाइप मिलकर टंकी कितने समय भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर, दोनों पाइप ए और बी मिलकर भरेंगे 36 यूनिट, 3 और 2 5 एफिशिएंट के साथ 36/5 घंटे में। अब सवाल ये बोला है कि भैया दोनों पाइप को खोल दिया लेकिन एक लीकेज है, और इस लीकेज की वजह से टंकी भरने का टाइम 48 मिनट भर गया। 48 मिनट का मतलब होता है 48/60, यानी कि 4/5 घंटे, 4/5 घंटे। यानी कि मेरे भाई 36/5 घंटे में ना भर के टंकी 4/5 घंटे ज्यादा है, यानी कि 40/5। टंकी 8 घंटे में भरी गई, टंकी 8 घंटे में भरेगी। मुझे लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सारे दोनों पाइप खोल दिए ए और बी, टंकी भरनी चाहिए थी 36/5 घंटे में, पर 48 मिनट ज्यादा लगा, टंकी भरी 8 घंटे में। तो लीकेज पाइप 8 घंटे तक चालू रहा। तो लीकेज पाइप 8 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? एफिशिएंसी सी 8 घंटे में खाली करेगा, सी गुणा 8। तो लीकेज पाइप ने जितनी टंकी खाली करी होगी उतना ही भरने वाले पाइप ए और बी को एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरना पड़ा होगा। पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं, 5 यूनिट। तो पाइप ए और बी को एक्स्ट्रा 48 मिनट भरना पड़ा। 48 मिनट का मतलब 4/5 घंटे तक भरना पड़ा। तो यानी कि जितना लीकेज ने खाली किया उतनी टंकी पाइप ए और बी ने एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरी। तो बराबर कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2, लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ गई। तो बोला लीकेज पाइप पूरा 36 यूनिट टैंक 1/2 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में खाली करेगा? 72 घंटे में खाली करेगा। यह आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है, एक्स वाई 10 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ये मैंने बहुत बेसिक सवाल डाला है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म में क्या होता है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, गलती मत करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है, तो 29 का स्क्वायर 841। एक्स वाई आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा भी 641। कंसेप्ट पता है तो तुरंत सवाल हो जाता है। आइए, 12,000 रुपए पर पहले साल ब्याज की दर 10% है, दूसरे साल 18% है, 2 साल का ब्याज कितना होगा? देखो, ट्री भी बना सकते, सक्सेसिव भी निकाल सकते, अलग अलग ब्याज की दर है। पहले साल 10%, दूसरे साल 18%, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10 और 18 का सक्सेसिव, 10 प्लस 18 प्लस 10 गुणा 18/100, तो 18 10 28 और 180/100 1.8, 29.8% आपको ब्याज मिलेगा मेरे भाई। तो 12,000 रुपए पर आपको 29.8% ब्याज मिलेगा, यानी कि 30% से 0.2% कम। 30 से मेरे प्यारे भाई 0.2% कम, ऐसे निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 12,000 का 30% 3600, 3600 से कम आएगा मेरे भाई। एक ही ऑप्शन है पहला। अच्छा, ये भी करने की जरूरत नहीं। 12,000 का 29.8% आपको निकालना है ना। 12,000 रुपए का 30% 3600 होता है, तो 29.8 है, 3600 से कम मिलेगा। एक ही ऑप्शन है पहला। ऐसे ही हो गया भैया। 2 बेलन के आयतन समान है, उनकी हाइट 72 162 है, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर हाइट पे। 2 बेलन के वॉल्यूम सेम है। अब उनकी हाइट का जो है, हाइट दिया 72 और 162, तो भैया अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी, हाइट का रेशियो कितना है? ये तो आपका 18 से जा रहा है ना, 18 चौक 72, 18 निम्मा 162, 4 9, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो उल्टा होगा 9 4, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो रिवर्स होगा 9 4। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट, यानी कि 3/2 आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन। 3:2 खत्म। 24वां, द पॉइंट्स आपके सामने प्यारे भाई, यहां पर 4 बिंदु दिए गए इसी ऑर्डर में, तो बताओ ये किसके वर्टेक्स हैं? बताओ। ये बहुत बढ़िया सवाल, ये भी जो है मेरे भाई बहुत कम बच्चों ने ठीक किया, बहुत कम बच्चों ने। ऐसा सवाल टेक्नीशियन में बहुत आया था, एसएससी में आ सकता है। देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के ही ज्यादा से ज्यादा टाइप आपको कवर करवाना चाहता हूं। जैसे किसी चतुर्भुज के 4 वर्टेक्स ए बी सी डी इसी ऑर्डर में लिए गए, ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, आगे पीछे नहीं करना। तो किसके हैं? क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये ट्रेपेजियम है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रोम्बस है? तो भैया आप यहां पे ना चारों साइड निकाल लो। चारों साइड कैसे निकालेंगे? ए बी, बी सी, सी डी,
और डी ए, वो निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर से ए और बी के बीच की दूरी 14 माइनस 4 18 का वर्ग प्लस 19 माइनस 11 8 का वर्ग, ये आ गया मेरे भाई। बीसी कितना आएगा, बीसी बी और सी के बीच की दूरी माइनस 4 में से माइनस 12 घटाएंगे 8 का वर्ग, 11 में से माइनस 7 घटाएंगे 18 का वर्ग, यानी कि बराबर आ रही है साइड। तो बेटा सॉल्व नहीं करना पूरा, सी डी देखो, इस निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 12 में से 6 घटाएंगे माइनस 18 का वर्ग और माइनस 7 में से घटाएंगे ये 8 का वर्ग, यानी कि चारों साइड ही बराबर आ गई मेरे भाई। यहां तो डी ए और डी के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी 14 में से 6 घटाएंगे 8 का वर्ग और 19 में से घटाएंगे 18 का वर्ग, तो चारों साइड बराबर है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल तो नहीं रहा है भी, ये मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम भी नहीं है, यानी कि या तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाया क्योंकि देखो अब कैसे करेंगे, रोम्बस भी तो होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस का फर्क यह है कि इसके डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं। स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। तो यहां पे अब ना मुझे दोनों डायगोनल निकाल लेने चाहिए, एसी और बीडी। एसी और बीडी तो बनेंगे मेरे भाई आमने सामने के, ये एसी, एसी कितना आएगा, अंडर रूट 14 माइनस 12 ये 26 का वर्ग और 19 में से 14 माइनस 12 19 और माइनस ये 26 का वर्ग, ये एसी आ गया मेरे भाई। बीडी कितना आएगा, बीडी बीडी आएगा माइनस 4 और 6 10 का वर्ग प्लस 11 माइनस 1 10 का वर्ग, दोनों डायगोनल अलग अलग हैं। एसी और बीडी दोनों डायगोनल अलग अलग हैं, चारों भुजाएं बराबर, यानी कि स्क्वायर भी नहीं है, ये रहा रोम्बस, ये रोम्बस होगा बेटा। गजब सवाल, सेम सोल्यूशन ऐसा ही बना के हमारी टीम ने भी डाला था। ठीक है जी, ये सब कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो भैया काम नहीं चल पाएगा। ये हमारी किताब है दोस्तों मैथ्स कॉन्सेप्ट की, इस किताब में एडवांस मैथ के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एग्जाम में समय कम है, रिवीजन आपको करना है सारे फॉर्मूले का, ये किताब मंगा लो मेरे भाई, बहुत हेल्प करेगा अगर आपके खुद के नोट्स नहीं बने हुए, वरना बिफरते रह जाओगे मेरे दोस्त। और जैसे प्रैक्टिस नहीं की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो बड़ी पतली सी है ना उन बच्चों के लिए जो अभी तक ढीले रह गए, ये बुक है सीजीएल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस किंग, 1500 सवाल है सीजीएल के प्रीवियस ईयर, और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के डालें, ये बना लो। एक दिन में 50 के सवाल भी लगाओगे तो एक महीने में खत्म हो जाएगी किताब। ठीक है, चलो आखिरी करेंगे मेरे प्यारे भाई, आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 25। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60% वोटर मेल है, बाकी फीमेल है। मेल का 40% इलिटरेट है, फीमेल का 25% लिटरेट है। तो आपसे पूछा इलिटरेट मेल लिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा है। इलिटरेट मेल लिटरेट फीमेल से, पढ़ी लिखी महिलाओं से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि अनपढ़ पुरुष पढ़ी लिखी महिलाओं से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो 60% वोटर मेल है, 60% यानी कि 3/5, अगर टोटल 5 है तो 5 में से 3 मेल है, बाकी की 2 फीमेल है। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला है 40% मेल इलिटरेट है, तो सिंपल ही बोल दिया मेल का 40% इलिटरेट है, यही मुझे निकालना था। आगे 25% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, पढ़ी लिखी है। फीमेल का 25%, फीमेल है 2, फीमेल 2 का 25% पढ़ी लिखी है। तो ये आ गया मेरे भाई। बताओ इससे ये कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, तो आप रेशियो ले लो ना, रेशियो ले लो। 5 5 25 और 5 8 40 और ये 2 चौक 8, ये आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 12:5 आ गया। तो 5 से 12 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7/5। 1/5 20%, 7/5 20 का 7 गुना 140% ज्यादा आ गया एकदम। तो आप ना जो भी चीज इस तरीके से पूछी हुई है, जैसे आप पूछा इलिटरेट मेल लिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा, ये आपका बेस हो गया। तो आप ना इनकी वैल्यू का रेशियो ले लिया करो और आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई। इसी के साथ मॉक टेस्ट हुआ समाप्त। जबरदस्त लेवल की क्वालिटी थी मेरे भाई, आप देखो हर एक चैप्टर को कवर किया मैंने, ऐसा नहीं कि 2-3 सवाल ही नए बना के डाले, बाकी मेरे भाई प्रीवियस ईयर में से जो सवाल बच्चों से छूट जाते हैं, जहां तक बालक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और कर लेना चाहिए अगर वो जा रहा है, कि सवाल दुनिया में 90% फिल्में, सवाल, कंटेंट सब इंस्पिरेशन से बनता है। तो यानी कि प्रीवियस ईयर से इंस्पायर होकर क्वेश्चंस बनाएगा एग्जामिनर, और वही मैंने मॉक टेस्ट में डाला, इसलिए बेस्ट मॉक टेस्ट था। आपने कितने सवाल इसमें ठीक किए कमेंट्स में जरूर बताएं मेरे भाई।
अगर आपने एक्चुअल लाइव टेस्ट नहीं लगाया, केवल वीडियो देख ली, कोई फायदा नहीं है। लाइव टेस्ट जाके लगाइए, टेस्ट रहेंगे। एप्लीकेशन पे इतना सारा कंटेंट मेरे प्यार भी आपके लिए डाल रखा है। किस लिए? आप लोगों के लिए। सब लोग डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन। एग्जाम में 1 महीना ही बाकी है, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त, बहुत सस्ती सी है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। धन्यवाद, बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे अब।